नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस की 98 में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्यूज नंबर 13। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा है वो क्यूज 1 से 12 तक हमारी YouTube चैनल जो सक्सेस की 98 है वहाँ की प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके सारे वीडियो देख लें और हाँ प्लीज़ हमारे वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें पता चल सके कि हम आपके लिए कुछ नया कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए जो आज का हमारा जो चैप्टर है यानी क्यूज नंबर 13 है वो विटामिन चैप्टर से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखिए लास्ट वीडियो में मैंने दिया है 12 में, क्विज नंबर 12 में, वो सब विटामिन से सारे क्वेश्चन जो है विटामिन से और प्रोटीन से रिलेटेड हैं। तो ये चैप्टर आज एंड हो जाएगा इस आपके क्विज नंबर 13 में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा क्विज नंबर 14 का वो नेक्स्ट नया चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं और कोर्स भी लगभग लाइफ साइंस का खत्म होने को आ जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्विज नंबर 13 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो खरपतवार होता क्या है, तो ऐसे पौधे जिनका वनस्पति या खरपतवार जिनको कहा जाता है, ऐसे पौधे होते हैं जिनके संबंध अवांछित, ठीक है, अवांछित होते हैं, यानी कि वे फसल बेकार होते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी खेत में खेती होती है अगर, तो उसके किनारे किनारे घास फूस जम जाते हैं। ठीक है, तो उसे ही खरपतवार कहते हैं। ठीक है, उस घास को जो कि यूजलेस होता है वो, और मवेशियों के खाने के काम में आ जाता है। वैसे तो यूजलेस नहीं कहेंगे उसको, पर वो कोई काम का नहीं होता है हम लोगों के। तो ये तो हो गए खरपतवार, पर यहाँ बात हो रही है सागरीय खरपतवार, यानी कि समुद्र में हम अगर खरपतवार की बात करें तो जो इसका जो मेन जो वीड्स कहते हैं ना, वीड्स कहते हैं खरपतवार को, वीड्स कहते हैं इंग्लिश में, सी वीड्स कहते हैं। तो सागरीय खरपतवार जो होता है उसका मेन स्रोत जो होता है आयोडीन होता है। तो आयोडीन क्यों होता है, तो आयोडीन इसलिए होता है क्योंकि सागर यानी समंदर में आयोडीन यानी कि नमक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, आयोडीन से नमक बनता है और नमक में आयोडीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आयोडीन इसलिए इसका मेन जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, सागरीय खरपतवार का। तो सागरीय खरपतवार में हम सबसे ज्यादा आयोडीन की मात्रा हमें मिलती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आयोडीन इज द राइट आंसर। पालक आपने सबने खाया होगा। ठीक है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए मैंने आपको 10 सेकेंड दिया है, आप क्यूज में शामिल होइए जल्दी जल्दी सारे बच्चे और सब आंसर दीजिए। ठीक है, क्यूज नंबर 13 है ये, और 13 में अगर आप कोशिश कीजिए तो 20 में 20 मार्क्स लाकर बताइए यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत इजी क्विज है आज का ये, और ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से आज से ये लमसम हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम पहला ये दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसका आंसर दें। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन या वसा। ठीक है, वसा यानी कि फैट्स। ठीक है, और आयरन यानी कि लौह कहते हैं हिंदी में, और कार्बोहाइड्रेट है और विटामिन है। बताइए, चलिए इसका आंसर हम दे देते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि पालक के पत्तों में। आपको बता दो कि जितने भी हरी सब्जियां होती हैं उन सब में सबसे ज्यादा आपको आयरन ही मिलती है। ठीक है, इसलिए कोई भी पूछे क्वेश्चन ग्रीन वेजिटेबल से तो सबसे ज्यादा उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन के लिए बहुत सारे अलग अलग सब्जियां होती हैं, फल फ्रूट्स में विटामिन पाया जाता है, पढ़ाया मैंने आपको, फल फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन तो दिया था मैंने अभी, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बताया कहाँ से सबसे ज्यादा स्रोत मिलता है, और फैट्स का भी आगे चैप्टर आने वाला है, वो भी मैं आपको क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी की दंत क्षय यानी कि दांत क्या होता है, दांतों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो दांत में मसूड़े होते हैं हमारे दांत के साथ, वो ज्वाइंट होते हैं, तो मसूड़े जब दांतों को छोड़ने लगते हैं, ठीक है, तो उसे दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट
यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंटिस्ट, मतलब दंत क्षय होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो बताइए किसकी कमी के कारण होता है? फ्लोरीन, तांबा, जिंक या लोह? ठीक है, कॉपर, जिंक, आयरन या फ्लोरीन? चलिए आंसर कीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, ये होता है फ्लोरीन की कमी के कारण। ठीक है, फ्लोरीन के कमी के कारण हमारे मसूड़ों में, हमारे दांतों में ये दंतक्षय नाम का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये, हाँ, इसके बारे में एक चीज और बता दूं मैं, फ्लोरीन जो है वो एक केमिकल एलिमेंट होता है। ठीक है, केमिकल एलिमेंट है, इसे F से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर याद रख लीजिएगा 9 होता है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है 18.9984 है। ठीक है, यूनिट, ये मास है फ्लोरीन का, एटॉमिक मास है, और ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसमें भरपूर आयरन तत्व पाया जाता है? लो यानी कि आयरन। ठीक है, किसमें? दूध में, अंडे में, नारंगी में या हरी सब्जियों में? देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। जितने भी हरी सब्जियां उसमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर डी इज राइट। इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता? विच ऑफ दीज फैट इज नॉट सोल्यूट? ठीक है, कि जो हमारा फैट होता है किसके साथ नहीं मिलता है? विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में या विटामिन डी में? चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, 10 सेकेंड दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए आप आंसर कीजिए। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए, वेट हो रहा है। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है बी, यानी कि विटामिन बी में, जो फैट होते हैं वो विलय नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वसा जो है विलय नहीं हो पाते हैं, याद रखिएगा। विटामिन बी के बारे में पिछले वीडियो में भी कुछ डिस्कशन किया था हमने, वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, क्विज नंबर 12 का, याद रखिएगा। और देखिए जितने भी पीछे चैप्टर हो चुके हैं 1 to 12, वो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग प्लीज देखिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं होता है, बार बार अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको आंसर याद रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे सारे वीडियो फिर से अगर देखें, आप लोग नहीं देखे हो तो, या तो फिर से ऑफलाइन में जाकर डाउनलोड कर लें और उसको देखते रहें, आपका नेट चार्ज भी कम लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई 10 कुछ दिनों की बात है, कर लीजिए। एग्जाम है आपके बहुत जल्दी ही, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी दौरान। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस जो होता है वो एक तरह से एक डिजीज है। ठीक है, एक डिजीज है जो होता है विषाणुओं के कारण। ठीक है, वायरस के चलते होता है जापानी एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, चलिए देखिए आंसर इज बी। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन डिजीज से मैंने वीडियो में कराया है आपको, डिजीज से रिलेटेड जितने वीडियो, उसको भी देख लीजिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लेकर आया था। ठीक है, नेक्स्ट, ईईजी। ईईजी का किस अंग के कार्य प्रणाली प्रकट होती है? चलिए 10 सेकंड दिया मैंने आपको, आप बताइए कि ईईजी होता क्या है। ठीक है, इसे आप एक मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ईईजी का फुल फॉर्म पहले बताइए। ठीक है, ईईजी जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कहलाती है द बॉडी ऑफ द ऑर्गन दैट अपीयर्स फ्रॉम ईईजी। किसके लिए होता है बताइए? दस सेकेंड है आपके पास, जल्दी। ईईजी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, अगर जिसको पता है तो। ईईजी टेस्ट का नाम सुना है कभी आप लोगों ने?
हाँ, नहीं सुना है। ये होता है ब्रेन के लिए, ठीक है, ये ब्रेन के लिए होता है। और आपको मैं बता दूं इसका, सॉरी, ये ब्रेन के लिए होता है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रो, मैं लिख देता हूं, आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रो इन्फेलोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो एक टेस्ट होता है जो कि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज जितने होते हैं उसमें इसका एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो आंसर है आपका ए, यानी कि मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसिन दुग्ध होता है शर्करा, प्रोटीन, वसा या ये सभी? चलिए बताइए, शुगर, प्रोटीन, फैट या ऑल ऑफ दीज? तो केसिन दूध के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया है पिछले कुछ वीडियो में। तो ये प्रोटीन से रिलेटेड है। आंसर है आपका बी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये एक 90s में ही, ये 90s में ये रोग है जो सबसे ज्यादा प्रचलन में था। घेंगा रोग बहुत लोगों को होता था। ये किस कौन सी एलिमेंट की कमी के कारण होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट इज देयर कफ डिजीज? बताइए, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन? तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। आयोडीन की कमी के चलते होता है घेंगा रोग। इसका एडवर्टाइजमेंट भी वीडियो में टीवी पे आया करता था पहले। घेंगा रोग से बचने का बहुत सारा चला था उस समय, इसके रख रखाव के लिए, इससे बचने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आयोडीन के चलते। और ये सबसे ज्यादा जो प्रेग्नेंट औरत वुमेन्स होती हैं उनको होने का ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आयोडीन, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है कौन? बताइए, विटामिन ए, बी1 या सी या डी? देखिए, सारे विटामिन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। पिछले 11 या 12 वीडियो आप खोल के देखिएगा, विटामिन के बारे में भी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर ए, बी1, सी और डी किसके कारण मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद होती है? संक्रमण यानी कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो बीमारियां लगती हैं या संक्रमित होते हैं हमारे मानव शरीर, वो किसके चलते, कौन से विटामिन की कमी के चलते होता है? तो रोकने में मदद करता है। तो विटामिन ए जो होता है सबसे ज्यादा संक्रमण रोकने में मदद करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए से रिलेटेड जितने भी आपको वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं वो आप अपने दिनचर्या में लिया कीजिए। और याद रखिएगा, विटामिन ए जो होता है संक्रमण को रोकने में सबसे ज्यादा मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए 10 सेकेंड दिया है मैंने, क्वेश्चन आप खुद से पढ़िए, याद रहेगा क्वेश्चन जो अगर आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त दान द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान करने से नहीं फैलता है? ठीक है, 10 सेकेंड दिया है मैंने आपको, आप बताइए इन सब के बारे में। और हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया या इनमें से कोई नहीं? चलिए 10 सेकेंड दिया है अभी आपको। और मैं बता दूं, अभी तक जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं और जुड़ रहे हो, हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि लोगों को पता चले कि सक्सेस की 98 पे वो हर तैयारी होती है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, आंसर है बी, यानी कि टाइफाइड जो होता है जो रक्तदान करने से नहीं फैलता, ठीक है। किसी को टाइफाइड है, अगर आप उसे ब्लड डोनेट कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं कि आपको भी टाइफाइड हो जाएगा। पर हेपेटाइटिस जो होता है बच्चों में होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया जो डिजीज है, इसमें अगर ब्लड किसी को डोनेट किए तो उसका संक्रमण आपको लग सकता है और आपको भी मलेरिया हो सकता है। इसलिए
बी केयरफुल, मलेरिया वाले लोगों को आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पर टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उनका कम होना जायज़ है, ठीक है। जो हमारे बॉडी जो प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं बॉडी में, आपको पता है WBC जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये बनते हैं हमारे बॉडी में बोन मैरो के थ्रू, ठीक है। याद रखिएगा, बोन मैरो के थ्रू बनते हैं हमारे बॉडी में, और इसका कमी जो होता है वो हमें टाइफाइड का रोग देता है, ठीक है। अगर बॉडी में आपके वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं तो आपको आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं बॉडी के, यानी कि खून जो होता है, एक रक्तचाप होता है, उनकी कमी हो जाती है, जिसके चलते टाइफाइड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसका आंसर है बी टाइफाइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कहलाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप यानी कि रेडियो आइसोटोप क्या कहलाता है? वो P30, CO60 या P32, या एक ये इनका बायोलॉजिकल टर्म नेम है, तो ये है CO60 या CO60 इज अ रेडियो आइसोटोप यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये रेडियोथेरेपी होता है, कहलाता है, ठीक है। रेडियोथेरेपी की तो कैंसर का इलाज बहुत ही अभी जेन्युइन हो चुका है इंडिया में, और ये थोड़ा कॉस्टली है आज की डेट में, जो कि हर किसी को संभव नहीं होता है रेडियोथेरेपी कराना, और इसका जो परिणाम होता है वो घातक होता है। रेडियोथेरेपी कराना बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि उससे आपके जो कैंसर का जो सेल है वो तो मरता ही है, पर अगर उसके साथ साथ और भी जो अच्छे सेल है उनको भी डिस्टर्ब कर देता है ये, तो इसको कहते हैं CO60, ठीक है। रेडियोथेरेपी यानी कैंसर के उपचार के लिए सब आइसोटोप जो है CO60 का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 13 जो है मीना माता रोग, कभी नाम सुना है आपने? मीना माता रोग क्या होता है, किसकी कमी से होता है, किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि पारा, यानी कि मरकरी। हमारे बॉडी में पारा नाम की भी चीजें होती हैं, आपको पता है। इनकी कमी के कारण मीना माता रोग होता है। मीना माता रोग के बारे में आप लोग सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा और जानिएगा इसके बारे में, ठीक है। इसका डिस्कशन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा बस। मीना माता नेम जो है वो किसके कारण होता है? तो पारा के चलते होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन जो होता है वो क्या है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन डी? जो सूर्य से हमें किरणें आती हैं सूर्य के थ्रू, ठीक है, तो ये हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, ई, के या डी? तो आंसर है हमारा विटामिन डी मिलता है हमें, ठीक है। देखो, ह्यूमन स्किन कैन मेक लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन डी व्हेन लॉट्स ऑफ स्किन exposed and the sun is high in the sky, your body is designed to get the vitamin D। हम अगर धूप में अपने बॉडी को, अपने पूरे बॉडी को अपने स्किन पे अगर एक्सपोज करा रहे हो सनलाइट को, तो उससे हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। ये अभी सबको पता है, विटामिन डी बहुत जरूरी होता है हड्डियों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीत ज्वर, ठीक है। पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर। येलो फीवर इज संचारित किया जाता है किसके द्वारा? एनोफ्लिस द्वारा, मक्खी मच्छरों द्वारा, एड्स, सॉरी ये गलत है, एड्स होगा यहाँ पे, एड्स द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। पीत ज्वर जो होता है, पीला बुखार, वो किसके थ्रू होता है? चलिए आंसर दीजिए, 10 सेकेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये होता है मच्छरों के काटने के या मक्खियों के द्वारा होता है संचालित, ठीक है। पीत ज्वर जो होता है ये संचालित कौन करता है? तो मच्छर या मक्खी संचालित इसे करते हैं, याद रखिएगा, पीत ज्वर यानी येलो फीवर। इसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। पीत ज्वर यानी येलो फीवर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला रोग है, जो सहज आरंभ होता है उसके ज्वर, वमन, मंद, नाड़ी, मूत्र में
एल्यूवेमन की उपस्थिति यानी कि रक्त स्राव यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है, तथा पीलिया के लक्षण होते हैं यानी कि जो पीलिया होता है यानी कि जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देते हैं सबसे पहले इसमें। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संवहन ईडिस यानी कि स्टिगोमिया फिशियाट, ठीक है, ये नाम इसका टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म नेम है, जाति के मच्छरों द्वारा होता है, ठीक है। यह रोग कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच स्थित अफ्रीका या अमेरिका में भूभागों में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका और अमेरिका के भूभागों में सबसे ज्यादा ये डिजीज पाया जाता है, येलो फीवर, ठीक है, ध्यान रहेगा, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह या कैंसर। गठिया यानी अर्थाइटिस, ठीक है, डिप्थीरिया यानी डिप्थीरिया, ठीक है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज और कैंसर इज द कैंसर, ठीक है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे ज्यादा संक्रामक है। सबसे ज्यादा संक्रामक है बी यानी कि डिप्थीरिया, ठीक है। चलिए हम बता दें इसके बारे में। डिप्थीरिया जो है एक इन्फेक्शनल डिजीज है का है ना, और ये बैक्टीरियल यानी कि विषाणुओं के द्वारा सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है, और इसे देखने के लिए माइक्रोनिज्म नोन एज द, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, डिप्थीरिया इज द infectious disease caused by the bacterial microorganism known as Cronibacterium diphtheria। देखिए बहुत टर्म थोड़ा बायोलॉजिकल है, बस मैं क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा संक्रामक रोग होता है उसका नाम है डिप्थीरिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादा डीप में जाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा संक्रामक रोग, ठीक है, कॉन्टेजियस डिजीज होता है सबसे ज्यादा डिप्थीरिया। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो देखिए ये सांस लेने से सबसे ज्यादा फैलता है रोग, कौन है, प्लेग, टाइफाइड या हैजा। तो आप इसका आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस डिजीज के चलते मैं बता दूं कि एक समय बहुत ही ज्यादा पूरा जो हमारा कंट्री है इंडिया वो डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो आप बताइए कि वो डिजीज का नाम प्लेग, टाइफाइड, हैजा या इनमें से कोई नहीं। आंसर है प्लेग, ठीक है। ये चूहों के सबसे ज्यादा चूहों के थ्रू चूहा का उपयोग किया गया था चूहों पे, ठीक है, प्लेग का, कि कैसे हो रहा है, तो वो सूंघने मात्र से ही, ठीक है, सूंघने मात्र से ही इनको डिजीज हो जा रहा था प्लेग, ठीक है। तो ये पाया गया कि सबसे ज्यादा जो है ये हवाओं के माध्यम से ही ये रोग सबको हो रहा है, और इससे लोग तुरंत ही ज्यादा डेड पोजीशन में आ जाते थे, ठीक है। तो बहुत ही संक्रामक रोग था ये भी, और ये प्रायः वायु के माध्यम से ही होता था, ठीक है। अब तो इसका टीका निकल चुका है, इलाज हो चुका, निकल चुका है, डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, फोलिक अम्ल, लाइकोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ग्लूटामिक अम्ल, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी विटामिन के बारे में बताया था। तो फोलिक अम्ल जो है हमारा वो एक तरह का विटामिन है, ठीक है, जो कि फ्लोट वर्ड से डिस्टिंक्ट फ्रॉम विच आर नोन एज द फोलिक एसिड, ठीक है, ये अलग होता है फोलिक एसिड से। फोलिकिन एंड विटामिन B9 इज वन ऑफ द बी विटामिन, ठीक है। ये फोलिक अम्ल में विटामिन बी का सबसे ज्यादा मात्रा होता है, ठीक है, विटामिन बी, और ये किससे अलग होता है, तो फोलिक एसिड से अलग होके बनता है। नेक्स्ट, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसका भी मैंने जिक्र किया है अपने वीडियो में। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। इसलिए सब्जियों को छील कर ना धोएं, पहले सब्जियों को धो ले फिर उसे छीलें, ठीक है, ताकि उसका विटामिन सी जो है आपको प्रचुर मात्रा में मिल सके आपके शरीर को, ठीक है।
जैसे कि विटामिन सी किन किन चीज़ों से मिलता है हमें, तो आंवला हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, और अगर फल की बात करें तो संतरा हो गया, मौसमी हो गई, ठीक है। ये सब जो है ये हमारे शरीर को विटामिन सी देता है और इनको धोकर खाने से इनका जो विटामिन सी है वो निकल जाता है सब्जियों में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट, और अभी से इसी वीडियो में हमने इसका आंसर भी देखा था, ठीक है। केसिन दुग्ध का बात किया था हमने, ठीक है। तो केसिन जो है प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सबसे ज़्यादा दूध में पाई जाती है। तो आज का हमारा जो वीडियो है इतना ही है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपने अगर सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया हो तो अपना आंसर मिलाते रहिएगा, सभी चेक कीजिएगा कितने आंसर आपके सही हुए हैं। वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसे डाउनलोड, ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है नेट का तो, ठीक है। फिर पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस की 98 को, और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि उन सभी तक, और शेयर करें कि उन सभी तक बच्चों तक पहुंच सके जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने एग्जाम की स्टडी के लिए। तब तक के लिए हमें धन्यवाद, आपको धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्विज नंबर 14 के साथ।